गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए मैथ्स दो चर वाली रैखिक समीकरण लेकर के उपस्थित हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि पढ़ाई थी। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध। तो देखिए, आपने पता है कि रैखिक समीकरण युग्म जो होता है हमारा, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 में देखिए a1 b1 c1, तो 1 इसलिए लगाया गया ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये समीकरण 1 के गुणांक हैं, x y के गुणांक और अचर राशि। 2 इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि ये x और y के गुणांक हैं और अचल राशि c2 है समीकरण 2 से। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो समीकरण निकाय का मतलब दो समीकरणों का जो युग्म होता है उसे हम समीकरण निकाय भी कहते हैं। समीकरण निकाय, संगत और असंगत निकाय क्या होते हैं? सबसे पहले बात आती है संगत और असंगत निकाय। ये क्या होते हैं? संगत और असंगत निकाय। देखिए, जब इन समीकरणों को हल करते हैं तो हल करने के बाद कोई ना कोई मान तो आएगा x और y का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि x और y का कोई मान नहीं आता है, जैसे कि हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वहां पर कभी x का और y का मान ना भी आया। तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण जो हमारे संगत और असंगत की क्या पहचान होती है? यदि समीकरण का एक हल है, यानी x और y का ऐसा मान आ जाए जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो, तो उस समीकरण निकाय का हल कहलाता है। यदि समीकरण का एक हल या समीकरण निकाय यानी कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला समीकरण निकाय का एक हल है, तो वह संगत निकाय। अब देखिए, एक हल है, जब संगत हल हो गया तो हल में तो हमारे एक या एक से अधिक हल भी हो सकते हैं, ठीक है। और यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो वह असंगत निकाय होता है या असंगत निकाय कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम क्या क्या करते हैं। इसमें बात आती है कि समीकरण निकाय का क्या कोई हल है या नहीं है, या अनेक हल हैं, तो हम कैसे कैसे पता करते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर आज बताते हैं। इसमें पॉइंट है आपके नंबर है। यदि देखिए, आपको यहाँ से a1 b1 c1 समीकरण जैसे आपको कोई भी दे दी जाए, जैसे कि 4x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, इस तरीके से समीकरण दे दी गई। एक आपको दे दी 3x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अगर मैं इन दोनों समीकरणों की कंपेयर इन दोनों समीकरण से करता हूं तो ध्यान से देखिए, a1 का मान 4 हो जाएगा, b1 का मान 5 हो जाएगा, c1 का मान -9, a2 का मान 3 हो जाएगा, b2 का मान -7 हो जाएगा और c2 का मान 5 हो जाएगा। तो हम जब a1 b1 a2 b2 सबके मान हमारे पास होंगे तो हम क्या करेंगे, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यानी कि a1 यहाँ से निकाला, a2 यहाँ से निकाला, 4/3। अगर मैं इसकी बात करूँ a1 बटे a2 निकालूँ यहाँ से a1 बटे a2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/3।
उसके बाद वही B1 ये रहा, B2 ये रहा। यहाँ से मैं अगर B1 बटे B2 भी निकालूं तो ये आपका आएगा 5 बटे -7, यानी कि माइनस का 5 बटे 7। अब देखिए यहाँ पर A1 बटे A2 का मान कितना है, 4 बटे 3। यहाँ पर B1 बटे B2 का मान कितना है, 5 बटे 7। इन दोनों की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात निकाय, जो हमारा समीकरण निकाय है, संगत होगा। यदि हम उन दोनों रेखाओं का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे कि अगर ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये वाई अक्ष हो गया, उन दोनों रेखाओं का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक बिंदु पर अवश्य प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर अवश्य काटेंगे। मान लेते एक रेखा हमारी इस तरीके से जा रही है, मान लेते दूसरी रेखा हमारी इस तरीके से जा रही है, तो देखिए यहाँ पर ये काट रहे हैं। तो जो रेखा होगी हमारी, यहाँ का जो बिंदु होगा, वो बिंदु इस रेखा और इस रेखा दोनों को संतुष्ट करेगा। मान लेते हैं ये वाली रेखा जो हमारी वो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और ये वाली रेखा है आपकी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये ग्राफ ही विधि जो है हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन, वो आंसर हम उसका विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और उन दोनों रेखाएं एक बिंदु पर अवश्य काटेंगी और वो निकाय हमारा संगत होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए अब की बार क्या, देखिए हमारे पास वही A1 ये रहा, B1 A2 ये रहा, B1 ये रहा, B2 ये रहा, C1 ये रहा, C2 ये रहा। अब की बार क्या है, देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बराबर आ गया। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन जो C1 बटे C2 है वो बराबर नहीं है, ठीक है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अर्थात समीकरण निकाय जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय असंगत होगा। असंगत होगा, ठीक है। यानी कि उन समीकरणों को यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पे बेटा क्या कंडीशन होगी, वो दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है हम कहीं पर भी खींचेंगे वो ग्राफ हमेशा एक दूसरे के समांतर आएंगे। या तो वो दोनों रेखाएं ऐसे होंगी, देखो इस टाइप से होंगी, वो कहीं पर भी नहीं काटेंगे। वो दोनों रेखाएं जो होंगी हमारी इस टाइप से होंगी। अब वो ग्राफ जरूरी नहीं है कि यह पहले चतुर्थांश में खींचेगा, वो यहाँ भी खींच सकता है, यहाँ भी खींच सकता है, यहाँ भी खींच सकता है, ऐसे भी खींच सकता है, दोनों लेकिन एक दूसरे के समांतर आएंगे। वो दोनों रेखाएं समांतर एक दूसरे के समांतर आएंगी। ये पहली रेखा होगी हमारी, कौन सी वाली, ये वाली A1x प्लस B1y, कोई भी रेखा दी हो सकती है, समीकरण आपको दिया होगा। फिर देखिए थर्ड बात क्या है इसमें, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों ही बराबर आ जाए। जब तीनों बराबर आएंगे
तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। हल होंगे, देखिए यहाँ पर हल नहीं था, जब इसमें हल होंगे यानी हल हैं तो समीकरण निकाय संगत होगा। भाई जब हल है तो समीकरण निकाय संगत होगा, लेकिन जब अनंत अनेक हल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी रेखा होती है उस रेखा का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएं समपाती पाई जाती है, यानी एक ही रेखा होती है, दोनों रेखाएं एक ही होती है वो, ठीक है, वो दोनों रेखाएं एक ही होती है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 भी यही होगी, और देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 भी यही रेखा होगी, यानी उन दोनों का ग्राफ लगभग सेम होगा। जैसे कि देखो ऐसे में ऐसी रेखाएं आ सकती हैं हमारी, जैसे कि मान लो हमारे पास में ये 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, और ये हो सकता है हमारा 6x 9y प्लस 27 बराबर 0। देखिए ये दोनों रेखाएं एक जैसी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे समपाती हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम समपाती। समपाती का मतलब समान पाई जाती है। अब देखिए यहाँ से a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालोगे तो देखिए आपका बिल्कुल बराबर आएगा। a1 बटे a2, चलो हम इधर का मिटा देते हैं, देखिए यहाँ से a1 a2, अगर मैं यहाँ से a1 बटे a2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 बटे 6 बराबर 1 बटे 3। उसके बाद मैं b1 बटे b2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 3 बटे 9 बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9। उसके बाद मैं c1 बटे c2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 9 बटे 27, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। देखिए तीनों बराबर आ गए, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन समीकरणों के दोनों समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे, और इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये समपाती यानी एक ही रेखा पाई जाएगी इनका ग्राफ खींचने पर, ठीक है। तो ये 3 प्रतिबंध होते हैं आपके लिए, इन तीनों प्रतिबंधों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे देखिए, एक हम आपको नोट बताते हैं, नोट नंबर 1। देखिए समीकरण हमारी इस रूप की दो समीकरण दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये c1 और c2 यानी कि यदि c1 व c2 दोनों शून्य है, तो अगर ये c1 और c2 दोनों शून्य हो जाए तो समीकरण निकाय हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, a2x प्लस b2y बराबर 0, तो a1x प्लस b1y बराबर 0, और दूसरी हो जाएगी आपकी a2x प्लस b2y बराबर 0, तथा इसमें भी आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 है। अभी बताया था फर्स्ट कंडीशन, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ भी एक अद्वितीय हल होगा, लेकिन जब c1 व c2 दोनों ही शून्य हों और समीकरण इस रूप की हो तो सीधे सीधे उसका एक हल होता है x बराबर 0 और y बराबर 0। उस समीकरण का हमेशा आंसर x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा। एक और बात हम आपको बताते हैं, सेकंड नंबर, जब आपको समीकरण जो है इस रूप से दे रखी हो, ax प्लस by बराबर c नंबर 1
और दूसरी समीकरण बी एक्स प्लस ए वाई बराबर डी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ में कोई भी संख्या यहाँ तो अलग अलग होंगी, लेकिन यहाँ जो x का गुणांक है वो इसमें y का गुणांक होगा और इसमें जो x का गुणांक है वो इसमें y का गुणांक होगा। तो इन समीकरणों को हल कैसे कर सकते हैं आसानी से? देखिए छोटी मोटी a और b के मान छोटे छोटे होंगे तो आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आसानी से कर सकते हैं। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए एक बार तो जोड़ देंगे, एक बार तो हम क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर तथा घटाकर नई समीकरण बनाते हैं, नई समीकरण बनाकर फिर आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, दो समीकरण दे रखी हैं 41x प्लस 53y, 41x प्लस 53y बराबर 135, समीकरण 1। दूसरा है आपका 41x, दूसरा है आपका 53x प्लस 41y। देखो चेंज हो गया ना, यहाँ 41 यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ 53 यहाँ था, यहाँ आ गया, और बराबर में है 147। तो देखिए विलोपन विधि यूज करोगे तो 53 से नीचे 41 से ऊपर गुणा करोगे, बहुत लेंथी होगा। प्रतिस्थापन विधि से करोगे तब भी आपको x या y का मान निकालना पड़ेगा, और वज्रगुणन विधि से करोगे तब भी आपको कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी। लेकिन हमें जब यहाँ से x और y का मान निकालना, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि यहाँ a जो है y का गुणांक बन जाए और इसमें जो b x का गुणांक है वो इसमें y का गुणांक बन जाए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 4 9, प्लस 3 और 1 4, 5 4 9, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, ठीक है। 94y। अब देखिए इस 94 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा बड़े आराम से, 3 बार 94, ये 3 बार कट जाएगा, 94 एकम 94 प्लस y, और ये 94 से 3 बार कट जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब इन दोनों को घटा दो, समीकरण 1 से 2 घटाने पर देखिए 41 माइनस 53, जब घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा, इनमें से 1 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 12x, इसमें से इसको घटाएंगे 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1 y बराबर, इसे घटा लो 135, 147 माइनस का बचेगा, 7 में से 5 गया 2, माइनस का 12 ही बचा भाई, ठीक है। अब माइनस 12 से इसमें हम भाग देते तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब ध्यान से देख लीजिए आप, समीकरण 3 और समीकरण 4 ये हमेशा बड़ी सिंपल सी समीकरण बनेंगी। अब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 2x बराबर में 4 और x बराबर 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। हो गया। अब ये x का मान इसमें रख दीजिए, x का मान 2 यहाँ रख देंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हम एग्जांपल लेते हैं, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x प्लस 2y बराबर k और 10x प्लस 4y बराबर 3k अपरिमित रूप से अनेक होंगे, यानी कि अनेक अनंत हल होंगे। इस समीकरण में k का मान यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए हम
इन दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5x + 2y बराबर k, और दूसरी समीकरण है आपकी 10x + 4y बराबर 3। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2। तो हमारे पास में समीकरण निकाय होता है a1x + b1y + c1 बराबर c1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बराबर के बाद में दोनों दे रखे हैं। तो हम दोनों समीकरण को एक ही रूप में लिखेंगे। अगर दोनों c1 और c2 उधर ही लिखने हैं हमें, तो ये हो जाएगा a2x b2y बराबर c2। देखिए मैंने c1 और c2 दोनों को ही उस साइड में लिखा है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ समीकरण निकाय आपको इसी रूप का है। तो अब इन दोनों समीकरणों की कंपेयर हम इनसे करें तो a1 का मान 5, b1 का मान 2 और c1 का मान k, a2 का मान 10, b2 का मान 4 और c2 का मान 3। क्वेश्चन में लिखा समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय के अपरिमित, अपरिमित का मतलब अनंत, समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं। तो अभी जो हमने तीसरे नंबर का प्रतिबंध लिखवाया था, आप उसको चेक कीजिए। समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो यहाँ पे सवाल में हमने उल्टा दे दिया। अगर हमसे पहले पूछता क्या इस समीकरण का कैसा संगत है, असंगत है, कितने हल है, तो हमें ये निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमसे कह दिया समीकरण में कैसे परिमित रूप से अनेक हल है, तो ये बात होगी। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अब देखिए a1 a2 सबके मान रख देते हैं। a1 का मान 5 हो गया, a2 का मान 10 हो गया, b1 का मान 2 हो गया, b2 का मान 4 हो गया, c1 का मान k हो गया और c2 का मान 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया बराबर k/3 हो गया। अब यहाँ से आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको लो तब भी वही बात है, इसको लो तब भी वही बात है। किन्हीं भी दो पदों की आपस में आप कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर k/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 2k बराबर 3, और k बराबर जो होगा आपका 3/2। यानी अगर k का मान यहाँ पर 3/2 रख दिया जाए तो इस समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। अर्थात k बराबर 3/2 के लिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लिया हमने आपको। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है यानी दोनों समीकरणों को हल करने पर एक यूनिक सॉल्यूशन यानी x और y का एक एक वास्तविक मान अवश्य आता है। तो k का मान यहाँ पर क्या होगा? तो वही काम करेंगे, पहले हम दोनों समीकरण लिख लेंगे। 2x + ky बराबर 1 और ये है आपका 3x - 5y बराबर 7। समीकरण 1 है ये आपकी। समीकरण 2 कोई काम करेंगे, हमारे पास a1x + b1y बराबर c1 एक समीकरण होती है, और दूसरा होता है a2x + b2y बराबर c2। अगर इन दोनों की हम आपस में कंपेयर करेंगे तो a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान k हो गया, c1 का मान 1 हो गया, a2 का मान 3, b2 का मान -5 और c2 का मान 7। क्वेश्चन में जो बात बोली गई आप उसको लीजिए।
समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो पहला ही पॉइंट जो हमने आपको पढ़ाया था प्रतिबंध में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, क्योंकि क्वेश्चन में प्रतिबंध जो हमने आपको लिखवाए हैं उसके अनुसार क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो एक अद्वितीय हल होता है। मान रख दीजिए a1 का मान 2, a2 का मान 3 बराबर नहीं, b1 का मान k और b2 का मान हो गया -5। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3k बराबर नहीं है, माइनस का हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और 3 उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका k बराबर नहीं है माइनस का 10 बटे 3 को बटे मिलिए। तो ये कंडीशन क्या कह रही है आपसे कि इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होने के लिए k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। -10/3 के अलावा आप कोई भी वास्तविक नंबर इसमें रख दो, उसके लिए उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल अवश्य होगा। तो अर्थात k का मान -10/3 छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों कंडीशंस पर एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम, यानी अब तक जो आपने ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, इन समीकरणों पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।